नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय संदीप खान सर पे। उम्मीद करता हूँ भी सभी बच्चे अच्छे होंगे और लगातार अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की हमारी क्लास रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, यानी एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और उससे कितने क्वेश्चन और आंसर बन सकते हैं वो बनाएंगे। लगातार आप क्लास से जुड़े रहना और पूरी क्लास देखना, उसके बाद में बताना आपको भी क्लास कैसी लगी। और इस जो क्लास की PDF होगी वो मैं आपको अवेलेबल अपने टेलीग्राम ग्रुप में करवा दूँ, और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप है हमारा टारगेट गवर्नमेंट जॉब। टारगेट गवर्नमेंट जॉब मैं इसका लिंक है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें क्या करता हूँ, हर रोज 40 से 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालता हूँ। बच्चे अपना लेवल चेक कर सकते हैं भी हमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने हमारे गलत हो रहे हैं। तो लगातार तैयारी करते रहिए, लगभग 1 महीना आपके पास है क्योंकि 7 अगस्त को एग्जाम होने वाला है। तो सभी बच्चों को गुड विशेज, बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले एग्जाम के लिए, और जल्दी आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो। लगातार जुड़े रहना क्लास के साथ। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा और एक क्वेश्चन से मैं आपको कितने आंसर करवाता हूं वो आप एक बार देखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, एक बार पढ़ो। 1942 की रानी ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? यानी 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उसमें हरियाणा की तरफ से एक महिला थी जिसे क्या कहा गया था, रानी ग्रांड ओल्ड ऑफ लेडी कहा गया था। तो कौन थी वो महिला? ऑप्शन में देखो, अरुणा आसफ अली। अगर आपको आ रहा है ना ये क्वेश्चन तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताओ। अरुणा आसफ अली, सुषमा स्वराज, सुचेता कृपलानी और साक्षी मलिक। तो इसमें से कौन सा है? जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है अरुणा आसफ अली, उनका सही है। अगर अरुणा आसफ अली की बात करें ना, देखो इनसे फैक्ट से बात करेंगे, अब चारों के चारों ऑप्शन हम फैक्ट में पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से यह शुरू हुआ था। और महात्मा गांधी को, देखो सीधे फैक्ट पे बात करेंगे, महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां महल में भेज दिया गया था। आगा खां महल में भेज दिया गया था। किसको गिरफ्तार करके? महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके। और महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और आपको मैं सबसे बड़ी बात ये बता दूं, मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था? तो वो मुस्लिम लीग ने नहीं किया था। अब बात करता हूं मैं आपको अरुणा आसफ अली की। अरुणा आसफ अली की बात करें ना, तो अरुणा आसफ अली का संबंध कहां से रहेगा? हरियाणा से, पंचकुला से रहेगा भी अरुणा आसफ अली का संबंध हरियाणा से, पंचकुला से। तभी HSC ये क्वेश्चन पूछती है। अरुणा आसफ अली, इनका संबंध कहां से रहेगा? पंचकुला से रहेगा। कहां से रहेगा? पंचकुला से रहेगा। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब महात्मा जी को गिरफ्तार कर लिया गया था ना, तब इन्होंने राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण के साथ में मिलके और उषा मेहता के साथ में मिलके, यानी जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता, जिन्होंने क्या किया था? रेडियो प्रचारक का काम किया था, रेडियो संचालक का। किसने काम किया था? उषा मेहता ने। इन तीनों के साथ में मिलकर जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था ना, तब इन लोगों ने, यानी अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता ने भूमिगत रह के भारत छोड़ो आंदोलन को प्रचार किया था, आगे बढ़ाया था भूमिगत रह के, अंग्रेजों से छुप के। और उषा मेहता ने तो जहाँ भी जगह मिली ना, छुप के वहीं रेडियो स्टेशन बनाया और लोगों को रेडियो में इस आंदोलन के बारे में जागरूक किया। तो यानी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है अरुणा आसफ अली के साथ में और कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अरुणा आसफ अली का संबंध आ जाए तो कहां से रहेंगे? हरियाणा, पंचकुला से। और हरियाणा की एकमात्र महिला जिसे क्या मिला है? भारत रत्न मिला भाई। हरियाणा की एकमात्र महिला जिसे क्या मिला है? भारत रत्न। किसे मिला है? अरुणा आसफ अली को। एक बार फिर बता देता हूँ मैं, अरुणा आसफ अली का संबंध हरियाणा से, पंचकुला से। इन्हें भारत रत्न मिल चुका है। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। किनके साथ में इन्होंने कार्य किया था? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता
रेडियो प्रचारक के रूप में उषा मेहता ने काम किया था और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया गया था, ग्वालियर आगा खां महल में भेज दिया गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब बात करते हैं सुषमा स्वराज का। सुषमा स्वराज की बात करें ना, तो सुषमा स्वराज का संबंध बताओ भी कमेंट करके कहाँ से है सुषमा स्वराज का। इस तरीके से हम 8 या 10 क्वेश्चन करेंगे और उससे लगभग 80 या 100 क्वेश्चन बनाएंगे। और सुषमा स्वराज का संबंध कहाँ से रहेगा, कमेंट करके बताओ भाई। जिन बच्चों ने सही कमेंट किया है उनका यानी सुषमा स्वराज का संबंध कहाँ रहेगा, अंबाला से। सुषमा स्वराज का संबंध कहाँ से, अंबाला से। सुषमा स्वराज का संबंध कहाँ है, अंबाला से रहेगा। ये याद रखना पड़ेगा। अंबाला से भी किस किस का और भी संबंध सा, जैसे परिणीति चोपड़ा का संबंध अंबाला से है, जूही चावला का संबंध आ जाए तो अंबाला से है, ओम पुरी का संबंध आ जाए तो वो अंबाला से रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, तो अंबाला से इनका संबंध रहेगा। अब अगर बात करें ना अंबाला बस स्टैंड का, अंबाला बस स्टैंड का नाम क्या रख दिया गया है, तो सुषमा स्वराज अंबाला बस स्टैंड का नाम रख दिया गया है। और आपको एक और बताता हूँ, हरियाणा की प्रथम महिला नहीं, उसकी दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री महिला कौन थी, सुषमा स्वराज। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुषमा स्वराज। अब बात करते हैं सुचेता कृपलानी की। सुचेता कृपलानी, इनका संबंध भी कहाँ से है, इनका संबंध भी रहेगा अंबाला से। इनका संबंध भी कहाँ से रहेगा, अंबाला से रहेगा। और इनके क्यों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है हरियाणा के एग्जामों में, क्योंकि इनका क्वेश्चन ये से पूछा जाता है, किसी भी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य की, सॉरी दोस्तों, किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। और किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी, तो आप कमेंट करके बताओ किस राज्य की बनी थी। यानी सुचेता कृपलानी का संबंध अंबाला से है। और ये एकमात्र ऐसी महिला थी जो भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनी। तो ये किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी, कमेंट करके बताओ। और जिन बच्चों ने कमेंट में किया है उत्तर प्रदेश, उनका सही रहेगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी। और अब बात करें साक्षी मलिक। साक्षी मलिक कहाँ से रहेगा इनका संबंध, कमेंट करके बताओ भी कहाँ से रहेगा इनका संबंध। इनका संबंध हरियाणा से रहेगा, रोहतक से। और किस गांव से, मोखरा गांव से। मोखरा गांव रोहतक से इनका संबंध रहेगा। मोखरा गांव रोहतक से। जन्म पूछा गया था इनका 3 सितंबर 1992 को इनका जन्म हुआ था। और पहली भारत की महिला जिसने कुश्ती के अंदर क्या किया था, ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था। ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन सी है, साक्षी मलिक रहेगी। यानी ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन से हमने कितने आंसर बनाए हैं वो आप देख सकते हो। इसी तरह आप पढ़ते रहो, इसी तरह क्लास अटेंड करते रहो। और जो आप बुक पढ़ते हो उसमें से एक क्वेश्चन पढ़ते हो, उसके 4-5 और रिलेटिव फैक्ट बनाओ, इससे आपका एग्जाम आसानी से क्लियर होगा। पर क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। 1942 की रानी ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता था, उरुणा आसफ अली। इनका संबंध कहाँ से रहेगा, कालका पंचकुला से रहेगा। और इन्हें क्या मिला, भारत रत्न मिल चुका है। और भारत छोड़ो आंदोलन में किन के साथ में भाग लिया था, तो इन्होंने जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता के साथ भूमिगत रह के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रचार किया था। ठीक है। उसके बाद सुषमा स्वराज, इनका संबंध कहाँ से रहेगा, अंबाला से रहेगा। दिल्ली की ये क्या रह चुकी है, मुख्यमंत्री रह चुकी है। ठीक है। और अंबाला बस स्टैंड का नाम क्या कर दिया गया, सुषमा स्वराज कर दिया गया। और सुषमा स्वराज की बात करूँ ना, तो हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर, दूरदर्शन के अंदर ना, हरियाणा के एकमात्र दूरदर्शन के अंदर कहाँ रहेगा, हिसार में। हिसार में दूरदर्शन के अंदर, दूरदर्शन के अंदर। इसका जो उद्घाटन किया था ना, वो किसने किया था, सुषमा स्वराज ने किया था। ठीक है। उसके बाद सुचेता कृपलानी, इनका संबंध कहाँ से रहेगा, अंबाला से। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। और साक्षी मलिक, इनका संबंध रहेगा मोखरा गांव रोहतक से। 3 सितंबर 1992 को जन्म होता है। और भारत की तरफ से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला रहेगी। ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन आए ना उसका आंसर आप कॉमेंट में करना। ठीक है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? हमारा अगला क्वेश्चन है योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? आई हुई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, लेकिन क्वेश्चन आसान है, लेकिन इनसे फैक्ट करेंगे ना हम तो आने वाले एग्जाम में अगर जो इनसे फैक्ट इनसे रिलेटिव और क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्या रहेगा? जिस बच्चे को आता है वो आंसर दो। योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो करनाल में हुआ। बताओ भाई, अंबाला, पानीपत, महेंद्रगढ़, यानी किस जिले में हुआ बाबा रामदेव का? तो कमेंट करके फटाफट जल्दी से बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। करनाल से किसका संबंध है, अंबाला से किसका संबंध है, पानीपत से किसका संबंध है, महेंद्रगढ़ से किनका संबंध है? तो जिस बच्चे ने महेंद्रगढ़ आंसर सही दिया ना उनका सही रहेगा, क्योंकि जो बाबा रामदेव है ना उनका जन्म कहाँ हुआ था? महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ था 1965 के अंदर। कहाँ हुआ था बाबा रामदेव का जन्म? महेंद्रगढ़ के अंदर, सैयद अलीपुर गांव में। मेरा बाबा रामदेव की बात करें ना, बाबा रामदेव, बाबा राम, बचपन का नाम इनका था राम किशन, जन्म होता है 1965 के अंदर। कहाँ पे? सैयद अलीपुर महेंद्रगढ़ गांव में इनका जन्म होता है। ठीक है, और बचपन से ही इनको योग सीखने की, यानी बचपन से कहते हैं इनको लकवा की शिकायत हो गई थी और उन्होंने फिर किसी गुरुकुल में अपना एडमिशन ले लिया और तब वहाँ से योग की शिक्षा ग्रहण की थी। और उनके योग गुरु आ जाए तो वो कौन रह गए? योग गुरु रह गए बलदेव, योग गुरु बलदेव, योग गुरु बलदेव रहेंगे। ठीक है, और इन्हीं के प्रयासों से योग दिवस कब मनाया जाता है? योग दिवस 21 जून को, पूरे विश्व के अंदर 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस मनाया जाता है। किनके प्रयासों से? बाबा रामदेव के प्रयासों से ही। बाबा रामदेव का संबंध कहाँ से रहेगा? तो इनका संबंध रहेगा महेंद्रगढ़ से। और महेंद्रगढ़ से बात करें तो महेंद्रगढ़ से और किनका संबंध रहेगा? देखो, हरियाणा के हास्य कलाकार है सुरेंद्र शर्मा, इनका संबंध भी कहाँ से? महेंद्रगढ़ से। और क्या ये? हास्य व्यंग कलाकार, पीछे से इनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो आप सुरेंद्र शर्मा का संबंध कहाँ से है? हास्य व्यंग कलाकार है, महेंद्रगढ़ से रहेगा। एक बार यूट्यूब में जाकर सुरेंद्र शर्मा के आप इनके चुटकुले सुनना, इनकी जो कविताएं होती है वो सुनना, कितनी अच्छी सुनाते हैं हास्य कलाकार। फिर बात करें और किसका संबंध रहेगा महेंद्रगढ़ से? तो महेंद्रगढ़ से रहेगा सतीश कौशिक का, सतीश कौशिक का संबंध भी कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से ही रहेगा। यानी आपसे क्या पूछा गया था? बाबा रामदेव का संबंध कहाँ से है? तो महेंद्रगढ़ से। और क्या लिखा हमने? सुरेंद्र शर्मा और सतीश कौशिक का संबंध भी कहाँ से रहेगा? महेंद्रगढ़ से रहेगा। ठीक है, महेंद्रगढ़ को क्या कहते हैं? लाख की चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है महेंद्रगढ़ का नारनौल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, खनिजों का शहर किसे कहते हैं? महेंद्रगढ़ रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले ऑप्शन की। पहले ए ऑप्शन उठाते हैं करनाल। करनाल से किसका संबंध माना जाता है? करनाल इंपोर्टेंट है, राजा कर्ण की नगरी। अगर आपको पता है करनाल से किसका संबंध है तो बता दीजिए मेरे को। क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा पुलिस के अंदर ही। भाई, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली का संबंध कहाँ से है? तो करनाल से रहेगा। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री का जन्म कहाँ हुआ था? जिनका नाम था लियाकत अली, इनका जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में हुआ था। राजा कर्ण की नगरी किसे कहते हैं? करनाल को कहते हैं। अगर मिट्टी लौटता केंद्र आ जाए वो कहाँ रहेगा? वो भी करनाल में रहेगा। कर्ण जिला जाए तो वो भी कहाँ रहेगी? करनाल में रहेगी। अब बात करते हैं अंबाला की। अंबाला से बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व भी आई, अभी करके भी आई, सुषमा स्वराज कहाँ से थी? अंबाला से। पिछले पेपर एग्जाम के अंदर ही, क्वेश्चन के अंदर ही, सुषमा स्वराज। जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, ओमपुरी, जोराबाई गजल गायिका, इनका संबंध कहाँ से रहेगा? इनका संबंध भी अंबाला से रहेगा। क्या क्या रहेगा? याद रखना आपको, सुषमा स्वराज, जूही चावला, ठीक है, परिणीति चोपड़ा, ओमपुरी और जोराबाई, इनका संबंध कहाँ से रहेगा? करनाल से रहेगा। बहुत बार क्वेश्चन इनके बारे में पूछा भी गया है और आगे पूछे भी जा सकते हैं। तो अंबाला से संबंध किसका बताया था? अंबाला से सुषमा स्वराज, जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, ओमपुरी और जोराबाई, ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अगर आपसे ऑप्शन में आ जाए जूही चावला का संबंध कहाँ से है तो उनका संबंध रहेगा अंबाला से। अब बात करते हैं पानीपत से। पानीपत से तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। ग्रुप डी के अंदर पानीपत सबसे ज्यादा मशहूर रहा था। ग्रुप डी के अंदर कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे? अल्ताफ हुसैन अली के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। अल्ताफ हुसैन अली, जितने भी ग्रुप डी के पेपर हुए थे इस बंदे ने वहाँ एक एक क्वेश्चन ऐसा डाला था जिससे किसी बच्चे का तो सिलेक्शन हो गया एक नंबर से और कोई रह गया। अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कहाँ हुआ था? अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हुआ था पानीपत में हुआ था। और अंग्रेजों ने इसे एक उपाधि भी दी थी और उनकी पत्रिका सबसे ज्यादा पूछी जाती है कौन सी थी? सफरनामा, मजलिस उल निसा और तिरिया के मजमूम, यानी ये पत्रिका पूछी गई थी ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर। अगर आपसे पूछ ले जाए अल्ताफ हुसैन अली की दरगाह कहाँ रहेगी, मकबरा या दरगाह कहाँ रहेगी, तो पानीपत में रहेगा। अल्ताफ हुसैन अली का मकबरा या दरगाह कहाँ रहेगा? पानीपत में रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनके गुरु का नाम पूछ ले जाए ना, अल्ताफ हुसैन अली के गुरु का नाम रहेगा मिर्जा गालिब।
मिर्जा गालिब। आपको याद करना पड़ेगा एक एक चीज। मैं एक बार फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं। योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो महेंद्रगढ़ जिले में हुआ। महेंद्रगढ़ जिले में हुआ और इन्हीं के प्रयासों से 21 जून को क्या मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है। और महेंद्रगढ़ से बात करें तो किसका संबंध बताया मैंने? सतीश कौशिक का संबंध कहां से बताया? महेंद्रगढ़ से। और आज से जो कलाकार थे, व्यंग कलाकार सुरेंद्र शर्मा, उनका संबंध भी कहां से था? महेंद्रगढ़ से। सतीश कौशिक का संबंध महेंद्रगढ़ से। करनाल से। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो करनाल के अंदर हुआ था। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल में। अंबाला की बात करें, सुषमा स्वराज, जूही चावला, प्रणीति चोपड़ा और जोराबाई, इनका संबंध कहां से है? अंबाला से। पानीपत से अल्ताफ हुसैन अली का। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा, एक बार पढ़ना फिर कमेंट में आप आंसर देना। अल-बुर्नी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में निम्न में से किस झील का वर्णन है? यानी अल-बुर्नी की बात करूं, अल-बुर्नी मोहम्मद गजनवी के साथ में भारत आया था। अल-बुर्नी किसके साथ में आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? किताब उल हिंद। उसमें किस झील का वर्णन है हरियाणा के? तो किस झील का वर्णन है? ऑप्शन देखो, ब्रह्म सरोवर, अथनी कुंड और कर्ण झील और सूरज झील। तो यानी कमेंट करके बताओ किस झील का वर्णन है। इसलिए मैं आपको अल-बुर्नी और गजनवी के बारे में बताता हूं। अल-बुर्नी किसके साथ में आया था? गजनवी के। और गजनवी ही एक ऐसा शासक था जिसने भारत के ऊपर कहते हैं 1001 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था और एक भी युद्ध या नहीं आ रहा था। कहने का मतलब इसने आक्रमण किया था, एक भी नहीं आ रहा था। कमेंट करके बताओ कौन सा रहेगा जो किताब उल हिंद में अल-बुर्नी ने किस पुस्तक का किस झील का वर्णन किया है? तो वो रहेगी ब्रह्म सरोवर झील का वर्णन किया है। ठीक है। गजनवी ने क्या किया था? गजनवी ने हरियाणा के ऊपर भी 2 बार आक्रमण किया था, थानेसर के ऊपर। हरियाणा पे कहां पे आक्रमण किया था? थानेसर। और 1009 और 1014 के अंदर कहां पे आक्रमण किया था? थानेसर पे आक्रमण किया था। और थानेसर पर आक्रमण करने के बाद ये यहां से क्या लेके जाता है? जो थानेसर का जो आक्रमण था ना, वहां से ये चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति लेके जाता है। चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ। चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति ले जाने के बाद यह कहते हैं अपने रंग महल की सीढ़ियों पे उसके टुकड़े लगा देता है, यानी मूर्ति के टुकड़े। तो इसलिए मोहम्मद गजनवी को क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक भी किसे कहा जाता है? मोहम्मद गजनवी को कहा जाता है। इसके साथ में कौन आया था? अल-बुर्नी। ठीक है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई तोमर वंश के अंत, जो तोमर वंश का जो अंत हुआ था वो किन के कारण हुआ था? तो वो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण और उसके उत्तराधिकारियों के आक्रमण के कारण क्या हुआ था? तोमर वंश का अंत हुआ था। अब बात करता हूं ब्रह्म सरोवर की। ब्रह्म सरोवर का वर्णन कहां रहेगा? जो अल-बुर्नी की पुस्तक है किताब उल हिंद में इसका वर्णन रहेगा। ब्रह्म सरोवर कहां रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में रहेगा। हिंदू जो लोग होते हैं उनका धार्मिक प्रतीक कहा जाता है, उसे कहा जाता है ब्रह्म सरोवर को ही कहा जाता है। एक बार किसी ने पूछ लिया था कि ब्रह्म सरोवर के कौन सा ऐसा सरोवर है जिसके तरफ पक्की ईंटों से, यानी चारों तरफ पक्की ईंटों से चबूतरा बना हुआ है, तो कौन सा रहेगा? ब्रह्म सरोवर ही रहेगा। ठीक है। अब बात करते हैं अथनी कुंड विराज की। अथनी कुंड विराज कहां रहेगा? यमुनानगर में। क्या कहते हैं अथनी कुंड विराज को? मछुआरों का स्वर्ग किसे कहते हैं? अथनी कुंड विराज को ही कहते हैं। ठीक है। यहीं पर भी ताज्यवाला रहेगा। ताज्यवाला बांध कह सकते हैं, वो करेगा अथनी कुंड विराज के पास ही रहेगा। और जो अथनी कुंड विराज है ना, ये यमुना नदी के वन और जो ये कलेसर वन है ना, कलेसर वन में जितने जंगल है उनको तोड़ने का काम कौन सा करता है? अथनी कुंड विराज करता है। कर्ण झील की बात करें तो कर्ण झील कहां रहेगी? कमेंट करके बताओ कर्ण झील कहां रहेगी। यानी अथनी कुंड को मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। ताज्यवाला यमुना नगर के पास ही है, ये स्थित है अथनी कुंड विराज। ठीक है। अगर ब्रह्म सरोवर आ जाए तो कुरुक्षेत्र में रहेगा। किस पुस्तक में? किताब उल हिंद। हाँ, कर्ण झील कहां रहेगी? जिस बच्चे ने करनाल सही आंसर दिया उसका सही रहेगा। यानी कर्ण झील कहां रहेगी? करनाल के अंदर। कर्ण झील करनाल में रहेगी। कर्ण झील करनाल में रहेगी। अगर आपसे पूछ लीजिए गौकर्ण का तालाब, गौकर्ण का तालाब ये कहां रहेगा? ये रहेगा रोहतक के अंदर। गौकर्ण का तालाब रोहतक में रहेगा। अगर आपसे पूछ रहे कर्ण का टीला ये कहां रहेगा? ये कुरुक्षेत्र में रहेगा। भी कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र में रहेगा। सूरजकुंड झील की बात करें तो सूरजकुंड झील कहां रहेगी? फरीदाबाद में, जिसका प्राचीन नाम क्या है? मयूर झील। कहां रहेगी? ये फरीदाबाद में। इस बार थोड़ा साफ कर देता हूं मैं, फिर मैं सूरजकुंड झील के बारे में आपको बताता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट करो भाई, और बताओ कैसी लग रही है। इसी तरह की सीरीज में आपके लिए लेता हूँ। थोड़ा सा बिजी हूं तो फिर भी टाइम निकालता हूं, कोशिश करता हूं वीडियो बनाऊं। तो सूरजकुंड झील की बात करें ना, सूरजकुंड झील ये कहां रहेगी? फरीदाबाद में। पहले यहाँ पे क्या थी? मयूर झील बनवाई गई थी। मयूर झील प्राचीन नाम इसका क्या रहेगा? मयूर झील। जो तोमर वंश के आंगनपाल देवी थी ना, उन्होंने यहाँ पे एक मंदिर बनवाया था अपने जो भगवान किसे मानते थे? वो सूर्य को, देवता को भगवान मानते थे, इष्ट देवता को। तो इनके लिए एक झील बनवाई थी, मयूर झील कह सकते हैं या सूर्यदेव झील कहते हैं। लेकिन बाद में वो झील तो कहते हैं मंदिर तो धीरे धीरे नष्ट हो गया, तो सूरजकुंड झील थी ये रह गई। इस समय क्या कहते हैं? सूरजकुंड झील कहते हैं। कहाँ रहेगी? फरीदाबाद में। और सूरजकुंड का मेला जाने वो भी कहाँ पड़ता है? वो भी फरीदाबाद में पड़ता है। सूरजकुंड का मेला, सूरजकुंड का मेला कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद में। अगर आपसे पूछ ले जाए सूरजकुंड का मंदिर या सूर्य मंदिर कहाँ रहेगा? तो वो रहेगा यमुनानगर। आपसे पूछ लीजिए सूरजकुंड गुरुद्वारा वो कहाँ रहेगा? सूरजकुंड गुरुद्वारा वो रहेगा अंबाला में।
सूरजकुंड गुरुद्वारा रहेगा अंबाला के अंदर रहेगा। ये क्वेश्चन था हमारा अगला क्वेश्चन। अलबुर्नी की प्राचीन पुस्तक किताब हिंद में से किस झील का वर्णन है? तो ब्रह्म सरोवर का रहेगा। ठीक है, ये जो अलबुर्नी था किसके साथ आया था? गजनवी के साथ में आया था। ठीक है, पुस्तक कौन सी थी? किताब हिंद। और गजनवी ने हरियाणा पे 2 बार आक्रमण किया था, 1009 और 1014 ईस्वी में। उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण देना भारत के ऊपर तो सोमनाथ का आक्रमण किया था उसने 1025 में। अथनीकुंड बिराज का रहेगा यमुनानगर में, कर्ण झील का रहेगा करनाल में, सूरजकुंड झील का रहेगी फरीदाबाद में रहेगी। ये था हमारा अगला क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? एक बार आप जरूर पढ़ो और आंसर कर दो। यानी 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? यानी खालिस्तान का शासन था। किसका शासन था? ऑप्शन देखो, महादत्त सिंधिया जी, माधवराव सिंधिया जी, राजा जी सिंधिया जी और राजा उमेद सिंह। ऑप्शन कमेंट करके बताओ। इससे पहले मैं कुछ थोड़ा सा इतिहास आपको बता देता हूं। अगर मराठों की बात करें ना, मराठों का हरियाणा के ऊपर नियंत्रण कब हुआ था? लगभग 1700 मराठों का 1756 और 57 में क्या हो गया था? हरियाणा के ऊपर नियंत्रण हो गया था। जो ये सिंधिया थे ना, महादत्त सिंधिया, माधव सिंधिया, राजा जी सिंधिया, ये क्या थे? मराठे थे। राजा उमेद सिंह, इनके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप ये बताओ 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? ऑप्शन ए रहेगा महादत्त जी सिंधिया, माधवराव सिंधिया, राजा जी सिंधिया और राजा उमेद सिंह। तो जिस बच्चे ने ए ऑप्शन दिया ना वो सही रहेगा कि माधव जो सिंधिया जी थे ना, इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1789 से लेकर 1794 तक। जब इनकी 1794 में इनकी मृत्यु हो जाती है ना, 1794 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो दिल्ली का शासक वो कौन बनता है? तो दौलत राम सिंधिया। दौलत राम सिंधिया यहाँ का शासक बनता है। सब्जी वाला आ गया, किसी को सब्जी लेनी है तो दौलत राम सिंधिया यहाँ का शासक बनता है। ठीक है, यही वो दौलत राम सिंधिया होता है जब 23 दिसंबर 1803 को जब सूरजी अंजन गांव की संधि होती है और हरियाणा किसे सौंप दिया जाता है? अंग्रेजों को सौंप दिया जाता है। किस किस के बीच में संधि हुई थी? 1803 के अंदर सूरजी अंजन गांव की संधि, सूरजी अंजन गांव की संधि हुई थी अंग्रेजों और दौलत राम सिंधिया के बीच में। अंग्रेजों और दौलत राम सिंधिया के बीच में, दौलत राम सिंधिया के बीच में ये संधि हुई थी। कब हुई थी? 1903 के अंदर सूरजी अंजन गांव की संधि। और सूरजी अंजन गांव कहाँ रहेगा? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र में रहेगा, महाराष्ट्र में रहेगा। ठीक है, और यही वो संधि थी जिसे मराठों ने क्या किया था? दौलत राम सिंधिया ने इस संधि पे हस्ताक्षर करके जो पूरा हरियाणा था ना वो किसे सौंप दिया था? वो अंग्रेजों को सौंप दिया था 1903 के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए पूर्ण रूप से हरियाणा के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार कब होगा? तो 1809-10 के अंदर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से काम हुआ था। 1809-10 के अंदर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार किस पे हो गया था? हरियाणा के ऊपर पूर्ण रूप से हो गया था। अब बात करता हूँ राजा उमेद सिंह। उस समय राजा उमेद सिंह थे ना, ये बल्लभगढ़ के राजा थे, राजा उमेद सिंह, राजा बल्लभगढ़ के। और अंग्रेजों ने जब हरियाणा पे पूर्ण रूप से जो अपना अधिकार स्थापित कर लिया था ना, तो जो इनकी रियासत थी वो इन्हें वापस लौटा दी थी। किसको? राजा उमेद सिंह को वापस लौटा दी थी। यानी क्वेश्चन क्या था? 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? तो महादत्त सिंधिया जी का शासक था। ठीक है, 1903 में सूरजी अंजन गांव की संधि के दौरान दौलत राम सिंधिया ने हरियाणा को किसे सौंप दिया था? अंग्रेजों को सौंप दिया था। सूरजी अंजन गांव का रहेगा महाराष्ट्र के अंदर रहेगा। इसी के रिकॉर्डिंग 1797 के अंदर जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? आसी को बनाया था। जॉर्ज थॉमस ने पूछा जाता है, जॉर्ज थॉमस ने। अगर आपसे पूछ लिया जॉर्ज थॉमस ने आसी किसे बनाया था? आसी को बनाया था। आसी में जो किला है ना, आसीरगढ़ का किला, उसका निर्माण किया था पृथ्वीराज चौहान ने। और आसी के किले को ही तलवारों का किला कहा जाता है। और आसी के पेड़े भी पूरे प्रसिद्ध रहेंगे। कभी आसी जाओ तो कहा के जरूर आना। ये हमारा अगला क्वेश्चन था। अब करते हैं अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा लगे तो कमेंट करना। क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भाई, और ज्यादा से ज्यादा मैं कहता हूँ अब पढ़ो। आपके पास अब बहुत अच्छा मौका है, लगातार पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन देगा। और बहुत से नेगेटिव लोग लाइफ में एक्टिव हो चुके हैं, मेरी लाइफ में पर्सनली एक्टिव हो चुके हैं। जल्दी मैं उनके बारे में खुलासा करने वाला हूँ। तो आप लगातार जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, उन लोगों को इग्नोर कीजिए। अगला 1 महीना 30 दिन आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगी। लोगों का नजरिया तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन लोगों की बोलने की जो उनकी जो पहले स्पीच थी और अब स्पीच थी वो भी बदलेगी। तो अब चलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब रहेगा हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कौन सा? हरियाणा में प्रथम हिंदी का साहित्यकार कौन था? यानी हरियाणा के अंदर प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन था? चौरंगीनाथ, हरिदास, सम्राट, हर्षवर्धन, बाणभट्ट। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगले क्लास के अंदर आएंगे, और जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना, वहां से भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पजल हो जाते हो। और यही क्वेश्चन क्या होते हैं एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। बहुत से बच्चों ने पढ़ा दिया, बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा। तो हरियाणा में प्रथम हिंदी का साहित्यकार कौन है? तो चौरंगीनाथ रहेंगे। जिन बच्चों ने चौरंगीनाथ आंसर दिया ना वो सही है। चौरंगीनाथ की बात करें तो इनका संबंध रहेगा अस्तलवोर से इनका संबंध रहेगा। किसका? चौरंगीनाथ का। हरियाणा के प्रथम हिंदी साहित्यकार थे। ठीक है, अस्तलवोर से इनका संबंध रहेगा। गुरु गोरखनाथ के समकालीन थे। गोरखनाथ के समकालीन थे। पूर्ण भक्त के नाम से जाना जाता था। पूर्ण भगत के नाम से इन्हें जाना जाता था। ठीक है, यानी चौरंगीनाथ क्या है? हरियाणा के प्रथम हिंदी साहित्यकार है। अगर आपसे पूछ लीजिए हरियाणा के प्रथम राजकीय कवि, हरियाणा के प्रथम राजकीय कवि तो वो कौन रहेंगे? उदय भानु हंस। अगर आपसे पूछ लीजिए हरियाणा के प्रथम उर्दू साहित्य के प्रथम राजकीय कवि, उर्दू साहित्य के प्रथम राजकीय कवि अनूप चंद आफ्ताब रहेंगे। अब हरिदास की बात करें तो हरिदास, इनकी रचना कौन सी रहेगी? इनकी रचना रहेगी राजा हरिरत्न। इनकी जो रचना रहेगी 19वीं शताब्दी के अंदर ये रहे थे हरिदास, यानी ये इनका साहित्यकार थे 19वीं शताब्दी के अंदर हरिदास। इनकी रचना कौन सी रहेगी? राजा हरिरत्न। सम्राट हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन कौन नहीं जाता? हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी हरियाणा की, और थाने से दूसरी राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। ये भी एक क्या थे? साहित्यकार थे, कवि थे। इनकी रचना कौन सी रहेगी? इनकी रचना रहेगी रत्नावली प्रियदर्शिका।
नागानंद। और हर्षवर्धन के दरबार में कवि रहते थे बाण भट्ट। इनकी रचना कौन सी है? हरिश्चरित, हरिश्चरित और कादम्बरी रहेगी। यानी आज के थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, और क्लास कैसी लगी वो भी शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताना, और टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करना। बहुत मेहनत करते हैं, आप भी करते हो, उम्मीद करता हूँ कि बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं। नेगेटिव लोगों से दूर रहो और अपना फोकस है, अपनी मंजिल है उसके ऊपर, अपना लक्ष्य के ऊपर टारगेट रखो। अब की बार मुझे अचीव करना ही है हर हालत में। जानू बेबी सोना जितने भी है उनको एक बार भूल जाओ। अगर इस बार जॉब नहीं लगे तो पिछली बार की तरह आपकी जानू बेबी को कोई और पुलिस वाला ले जाएगा। तो अगर अपने जानू बेबी के साथ और अपनी मम्मी पापा के साथ आप खुश रहना चाहते हो तो पढ़ के नौकरी लग जाओ, नहीं तो वरना आपको पता है आपकी जानू बेबी अब आपसे बात कर रही है लेकिन जॉब नहीं मिली तो वो आपसे बात तो क्या, आपका नंबर भी कहते हैं ना, साइकोलॉजी इफेक्ट होता है। जो नंबर हमारे फोन में सबसे ज़्यादा डायल होता है एक दिन वो डिलीट होता है। तो अगर आपकी जानू बेबी के साथ अपनी लाइफ शेयर करना चाहते हो, लंबे समय तक अपनी लाइफ पूरी शेयर करना चाहते हो तो पढ़ के नौकरी लग जाओ, नहीं वरना आपकी जानू बेबी को कोई और पुलिस वाला ले जाएगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत।